हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर की। मैं 8 पेज वाले नोट से इस चैप्टर को करवा रहा हूँ कि वन शॉट डिवीजन में है। बीओपी एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं बीओपी का मीनिंग क्या होता है। बीओपी का मीनिंग क्या होता है? कंट्री में जब इनफ्लो और आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, जितना भी कंट्री में क्या होता है इनफ्लो और आउटफ्लो, किस चीज़ का? फॉरेन एक्सचेंज का। जब हम इसे कहीं रिकॉर्ड करते हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं उसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो कंट्री के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाते हैं, किसके? फॉरेन एक्सचेंज के, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? एनी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। क्या मीनिंग होता है फॉरेन एक्सचेंज का? एनी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। टू कंपोनेंट्स या टू एलिमेंट्स क्या होते हैं बीओपी के? बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स, सर्विस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है? ट्रेड इन गुड्स, सर्विस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट क्या वर्ड है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड all international transaction of assets where asset are different from wealth, asset different from wealth। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हमने कोई बॉन्ड ली है, कोई स्टॉक, कोई गवर्नमेंट का डेप्ट है या कोई बोरिंग है जिससे कोई फ्यूचर क्लेम क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है? फ्यूचर, उससे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो वो भी कहाँ पे आएगी? कैपिटल अकाउंट में। देसी भाषा में बोलूँ, जितना भी एसेट और लाइबिलिटी में चेंज आता है वो बीओपी के कौन से अकाउंट में आता है? कैपिटल। जितना भी एसेट और लाइबिलिटी में चेंज आता है कहाँ पे आता है? बीओपी के कैपिटल अकाउंट में। समझ आ गया? आगे पढ़ो क्या लिखा है। डेबिट और क्या है? क्रेडिट साइड। जब भी फॉरेन एक्सचेंज जाती है इंडिया से, जब भी फॉरेन एक्सचेंज जाती है इंडिया से, तो कौन सी साइड? डेबिट साइड। जब भी फॉरेन एक्सचेंज जाती है इंडिया से, कौन सी साइड? डेबिट। और जब भी फॉरेन एक्सचेंज आती है इंडिया में, क्रेडिट साइड। पढ़ो, एनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिससे क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो। क्या हो रहा है? आउटफ्लो। वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड इन द बीओपी। कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड इन द बीओपी। चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल। इसमें क्या आता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंपोर्ट करने से पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। आगे क्रेडिट साइड क्या बढ़ाता है? क्रेडिट। एनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है? इनफ्लो। क्या हो रहा है? इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। कौन सी साइड पे आता है? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड पे आता है? क्रेडिट साइड। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे पैसा आ रहा है। क्लियर है? अब हाँ जी, देखो करंट अकाउंट में तीन कौन कौन सी आइटम आती है। सबसे पहले, हाँ बच्चों, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सबसे पहले देखो क्या आता है? ट्रेड इन गुड्स। क्या उड़ाता है? ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के तीन नाम होते हैं, मर्चेंडाइज और विजिबल आइटम। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या आता है? ट्रेड इन सर्विसेज। क्या आता है? ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज में क्या क्या आता है? दो सर्विस आती है, एक फैक्टर और एक क्या आती है? नॉन फैक्टर। एक क्या आती है? फैक्टर और एक क्या आती है? नॉन फैक्टर। फैक्टर सर्विसेज बोलो क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? जो भी हमें फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर इंटरनेशनल अर्निंग होती है, जो भी फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर क्या होती है? इंटरनेशनल अर्निंग, वो कौन सी सर्विस है? फैक्टर। और एक होता है नॉन फैक्टर। क्या आती है? नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर क्या होता है? जहाँ हम सर्विस को क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्या करते हैं? सर्विस को सेल। शिपिंग, क्या वर्ड है? शिपिंग। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये सारी कौन सी है? नॉन फैक्टर। जो भी सर्विस क्या होती है? फैक्टर जो लैंड के बदले रेंट, लेबर पे वेजेस, तो फैक्टर प्रोडक्शन के बदले जो ऊपर जो भी मिलता है वो कौन सी होती है? फैक्टर। और नॉन फैक्टर जो सर्विस सेल होती है, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म। यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या बढ़ाता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर। रिसिव विच द रेजिडेंट ऑफ कंट्री गेट फॉर फ्री। जो फ्री में मिलता है उसको क्या होता है? यूनिलैटरल गिफ्ट हो गया, रेमिटेंसेस हो गए और क्या हो गए? ग्रांट्स। क्या हो गए? गिफ्ट, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट्स।
यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बढ़ाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, क्या बढ़ाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या बोलते हैं, BOT। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या बोलते हैं, BOT। इसका एक और नाम क्या होता है, ट्रेड बैलेंस। क्या नाम होता है इसका, ट्रेड बैलेंस। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रेड बैलेंस। पढ़ो, बैलेंस ऑफ ट्रेड दूसरा नाम क्या है, ट्रेड बैलेंस। ये किसका डिफरेंस होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। किसका डिफरेंस होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। ट्रेड सरप्लस कब होगा, सरप्लस का मतलब फालतू, सरप्लस का मतलब फालतू कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर ट्रेड डेफिसिट, क्या बड़ा है, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी, समझ आ गया। अगला वर्ड पढ़ो, क्या आता है, करंट अकाउंट सरप्लस। क्या वर्ड है, करंट अकाउंट सर, जिसे CAS कहते हैं। क्या बोलते हैं, CA। एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, इसे क्या बोलते हैं, CAD। ये क्या सिचुएशन होती है, व्हेन रिसिप्ट ऑन करंट अकाउंट आर मोर देन, जब करंट अकाउंट की रिसिप्ट ज़्यादा होती है करंट अकाउंट की पेमेंट से। जब करंट अकाउंट की रिसिप्ट ज़्यादा है करंट अकाउंट की पेमेंट से, तो उसे क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस। क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस। और जब करंट अकाउंट की रिसिप्ट लेस देन होती है करंट अकाउंट की पेमेंट से, जब करंट अकाउंट की रिसिप्ट लेस देन होती है करंट अकाउंट की पेमेंट से, तो उसे क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। यहाँ तक क्लियर है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब एक्सपोर्ट विजिबल एज वेल एज इनविजिबल ज़्यादा होता है किससे, इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल से, तो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। और अगर वो लेस देन होता है तो क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। और याद रखना, विजिबल में सिर्फ क्या आता है, गुड्स। इनविजिबल में सर्विस भी आती है और यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम मतलब लैंड कर ले रेंट, लेबर कर ले वेजेस, वो समझ आ गया। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट में, करंट अकाउंट हम लैंडिंग की पोजीशन में होते हैं, बोरो करने की। डेफिसिट में हम कैसी पोजीशन में होते हैं, बोरिंग की। और करंट अकाउंट सरप्लस में लैंडिंग। क्या होता है, लैंडिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, 3 कंपोनेंट्स बताओ कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। क्या बड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स। क्या बड़ा है, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स। हाँ बच्चों सुनो, कैपिटल अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट। सबसे पहले बात करते हैं, सुनो जी, हाँ, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो सुन लेना। देखो जी, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देखो। सबसे पहले हाँ जी, हाँ जी सुनो, देखो जी, सुनो, अब बात करते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ से क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है। क्या वर्ड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 आती है। पहला क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, FDI। क्या बोलते हैं, FDI। FDI की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इक्विटी कैपिटल। ये क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग के थ्रू। ये एग्जांपल याद रखना। और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, पोर्टफोलियो। ये कौन करता है, FII। कौन करता है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। याद रखना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इक्विटी के थ्रू री इन्वेस्ट करके। और पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, FII करते हैं डिफरेंट जगह पे। बोरिंग, अगर हम बोरिंग कर रहे हैं वो करंट में आएगा, कैपिटल में आएगा, कैपिटल में। अच्छा, एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या वर्ड है, असिस्टेंस। ये याद रखना, बच्चा असिस्टेंस का मतलब सोचता है हेल्प, और वो लिख देता है इसे यूनिलेटरल ट्रांसफर में, जबकि कौन से अकाउंट में आएगी वो, कैपिटल में। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन है इस साल सैम्पल पेपर में।
तो एक्सटर्नल असिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन। तो ये लोन है, वापस तो देना पड़ेगा, इसलिए कौन से अकाउंट में आएगी? ये कैपिटल। समझ आ गया? अब वर्ड पढ़ो, असिस्टेंस। अब देखो बच्चों, एक होती है बच्चों ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एक क्या होती है? एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन। एक कौन सी ट्रांजेक्शन है? ऑटोनोमस, और एक क्या है? एक्यूमुलेटिंग। हाँ, एक क्या है? ऑटोनोमस और एक क्या है? एक्यूमुलेटिंग। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है जो इंडिपेंडेंट होती है बीओपी के। क्या होती है? इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। कोई भी ट्रांजेक्शन जो इंडिपेंडेंट स्टेट होती है बीओपी की, वो कौन सी होती है? ऑटोनोमस। कौन सी होती है? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ठीक है। वन रीजन कुड बी इकोनॉमिक मोटिव। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन किससे कहते हैं? इकोनॉमिक मोटिव से। किस मोटिव से कहते हैं? इकोनॉमिक मोटिव, टू अर्न प्रॉफिट। इसलिए टू अर्न प्रॉफिट। इसका एग्जांपल क्या है? एक्सपोर्ट। क्या इसका एग्जांपल? एक्सपोर्ट। दीज आइटम्स आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। इनको हम क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम। हाँ, इस ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम। इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम। हाँ जो बच्चों, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन। क्या होता था? अभी हमने पढ़ा भी था, एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, बच्चे ने डाउट पूछा है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है जो किस मोटिव से की जाती है? प्रॉफिट मोटिव से। किस मोटिव से? प्रॉफिट मोटिव से, टू अर्न प्रॉफिट। और ये इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम। क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम। यहाँ तक क्लियर है? जब ऑटोनोमस की रिसिप्ट ज्यादा, जब ऑटोनोमस की रिसिप्ट ज्यादा होगी ऑटोनोमस की पेमेंट से, तो बीओपी किस में होगा? सरप्लस में। किस में होगा बीओपी? सरप्लस। हाँ, जब ऑटोनोमस की रिसिप्ट ज्यादा होगी ऑटोनोमस की पेमेंट से, तो बीओपी किस में होगा? सरप्लस में होगा। बीओपी किस में होगा? सरप्लस में। और याद रखना, जब रिसिप्ट्स ऑटोनोमस की कम होगी पेमेंट से, तो क्या होगा? बीओपी डेफिसिट। क्या होगा? बीओपी डेफिसिट। अब अगला वर्ड क्या आता है? एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन। क्या वर्ड आता है? एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग क्या होती है? वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो किसके गैप को फिल करती है? बीओपी के गैप को क्या करती है? फिल। यानी बीओपी के डेफिसिट और सरप्लस को जो ठीक करती है, बीओपी के डेफिसिट और सरप्लस को जो ठीक करती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन। अब आ जाओ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। क्या आता है? ऑफिशियल रिजर्व। कोई भी ट्रांजेक्शन जो कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे हमारी कंट्री कौन है? आरबीआई, वो लेती है। क्यों? ऑफिशियल रिजर्व में क्या करती है? चेंज करती है। क्या करती है? चेंज। अच्छा बताओ, डेफिसिट होगा बीओपी, क्या होगा? डेफिसिट होगा, तो रिजर्व को क्या करेगी? सेल। अगर हमारे पास सरप्लस होगा बीओपी, तो क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेंगे? परचेज। तो जब भी बीओपी में डेफिसिट आएगा और बीओपी में सरप्लस, तो उसे ठीक करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। क्या बीओपी हमेशा बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में? हमेशा बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में। कहता है अगर डेफिसिट और सरप्लस बीओपी में होता भी है ऑटोनोमस की वजह से, तो उसे कौन ठीक कर देता है? एक्यूमुलेटिंग। कौन कर देता है? एक्यूमुलेटिंग। तो बीओपी के डेफिसिट और सरप्लस को कौन ठीक करता है? एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन। समझ आ गया? अब आगे क्या वर्ड आता है? फॉरेन एक्सचेंज। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। हमने कहा $1 कितने का है? 80 का। तो ये क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आगे पढ़ो, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई से। कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई से फॉरेन एक्सचेंज। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई क्या होता है? इक्वल। इक्विलिब्रियम रेट कहाँ डिसाइड होता है फॉरेन एक्सचेंज का? जहाँ फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? इक्वल। जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई क्या होती है? इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अच्छा, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, डिमांड सप्लाई से रेट डिसाइड होता है, तो सेंट्रल बैंक को कुछ भी अपने पास रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ भी रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक समझ आ गया? पक्का?
आगे नो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, हमें कुछ भी ऑफिशियल रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, ये इसकी मेरिट भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मेरिट। पहली मेरिट को रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तीसरा डिमांड सप्लाई से ऑटोमेटिकली रेट क्या हो रहा है? एडजस्ट, ये मेरिट है। डीमेरिट क्या है? फ्लेक्सिबल की, ये स्पेकुलेशन है, इससे जुआ बढ़ता है और अनसर्टन होता है, सर्टन होता है अनसर्टन। आगे बताओ, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब कब करते हैं? जब हमें बाहर से क्या करना हो? इंपोर्ट करना हो। क्या करना? गुड सर्विस को इंपोर्ट करना हो। नेक्स्ट, इंपोर्ट करना हो गुड सर्विस को। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट भेजनी हो। क्या भेजनी हो? ट्रांसफर पेमेंट, जैसे गिफ्ट्स भेजने हो, ग्रांट्स भेजने हो, रेमिटेंस भेजने हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, जब हमें बाहर क्या करना हो? इन्वेस्ट करना हो, शेयर खरीदने हो, बॉन्ड खरीदने हो, तब चाहिए होगी फॉरेन एक्सचेंज। और फोर्थ पॉइंट, जब फॉरेन में घूमने जाना हो, साइट सीइंग के लिए, क्या करना हो? घूमने। बताओ फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब कब करते हैं? जल्दी बताओ, डिमांड कब कब करते हैं? जब क्या करना हो? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाहर गिफ्ट भेजने हो, बाहर क्या करना हो? गिफ्ट भेजने हो, यहाँ बाहर इन्वेस्ट करना हो, या बाहर घूमने जाना हो। अब बताओ फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होगी? क्या कह रहा है? सप्लाई। इंडिया में पैसा कब आएगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड सर्विस का, फॉरेन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, बाहर से टूरिस्ट इंडिया आएंगे घूमने को। यहाँ तक क्लियर है? अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाएगा तो उससे डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, डिमांड कम, और सप्लाई बढ़ेगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब कैसे है वो पढ़ो। अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है, विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग फॉर फॉरेन गुड, फॉरेन गुड्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर एक्सचेंज रेट $80 था, $1 कितने का था? 80। अब $1 80 से, हाँ $1 80 से कितने का हो गया? 85। $1 80 से कितने का हो गया? 85। इंडियंस हैव टू पे मोर रुपी, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए। दिस रिड्यूस डिमांड फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। देयरफॉर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस। तो डॉलर के रेट का फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और इंपोर्ट के साथ कैसे रिलेशन होता है? इनवर्स। आगे, अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाता है तो डोमेस्टिक गुड्स चीपर पड़ जाता है किसको? फॉरेनर्स को, जिसके से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई बढ़ेगी। तो डॉलर का सप्लाई और एक्सपोर्ट के साथ कैसे रिलेशन होता है? डायरेक्ट। अब आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है, क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है। जैसे देखो, ये देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से कौन सा हो जाएगा? ई डैश। क्वांटिटी क्यू से कितनी हो जाएगी? क्यू डैश। डॉलर का रेट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। पढ़ो जी, क्या लिखा है? क्या लिखा है इसके अंदर? अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी तो उससे एक्सचेंज रेट क्या होगा? बढ़ेगा। और जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, $1 80 से कितने का होगा? 85 का। तो हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, वीक हो रही है? वीक। इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोलते हैं? डॉलर का रेट बढ़ रहा है लेकिन हमारी करेंसी क्या हो रही है? वीक हो रही है। आगे, विच मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, किसके मुकाबले? फॉरेन करेंसी के मुकाबले। अब बताओ, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगे? चीपर हो जाएंगे बाहर लोगों, और फॉरेन गुड्स हमें क्या हो जाएंगे? कॉस्टली है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। समझ आ गया? और इसका उल्टा कर दो तो क्या होता है? एप्रिसिएशन। क्या होता है इसका उल्टा? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है? वीक। और स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है? स्ट्रॉन्ग। समझ आ गया? रिवर्स कर देना, पूरा पूरा रिवर्स, इसलिए। अच्छा, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या बढ़ा है? फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा होता है? जहाँ पे रेट कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक रेंज फिक्सर है, तो सेंट्रल बैंक को रिजर्व रखना होता है, नहीं रखना होता? रखना होता है, क्योंकि रेट कौन डिसाइड कर रही है? गवर्नमेंट। इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है। अगर गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट में रेट को बढ़ा देती है, जैसे $1 80 से कितने का कर दिया? 85, जैसे क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट डॉलर के रेट को बढ़ा देती है, किसको बढ़ा देती है? डॉलर के रेट। कौन सी मार्केट में? फिक्स में। तो क्या बोलते हैं उसे? डीवैल्यूएशन। क्या बोलती है? डीवैल्यूएशन। समझ आ गया? और पढ़ो जी,
एक वर्ड क्या आता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट। क्या वर्ड आता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट। इसका एक और नाम क्या होता है, डर्टी फ्लोटिंग। क्या नाम होता है, डर्टी फ्लोटिंग। यहीं से कंसेप्ट होते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। मैनेज फ्लोटिंग रेट का दूसरा नाम क्या होता है, डर्टी फ्लोटिंग। यहाँ पे एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करती है, डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन सेंट्रल बैंक इंटरवेन करती है, फोन एक्सचेंज को बाय और सेल करती है ताकि रेट क्या रहे, फ्लक्चुएट ना हो। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ $1 92 को क्रॉस करके, जैसे 92 को क्रॉस किया, आरबीआई अपने पास रिजर्व रखता है फोन एक्सचेंज का, आरबीआई ने अपना रिजर्व बेच दिया और डॉलर को वापस अपनी रेंज में ले आया। तो ये कौन सा रेट था, मैनेज। किसका मिक्सचर होता है ये, फ्लेक्सिबल का और फिक्स का। समझ आ गया। अब देखो यहाँ तक समझ आ गया ये पूरा चैप्टर। ओके, जो फ्लेक्सिबल की मेरिट है वो फिक्स की क्या बन जाएगी, डीमेरिट। फिक्स की डीमेरिट क्या है, गवर्नमेंट को रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है नहीं, गवर्नमेंट, और यहाँ अपने आप रेट चेंज नहीं होता। अच्छा, फिक्स की मेरिट क्या होती है, ये स्पेकुलेशन नहीं होता, फिक्स में सर्टेन होता है, स्टेबल रेट होता है। यहाँ तक क्लियर, याद रखना मेरिट्स और डीमेरिट्स। पूरा चैप्टर समझ आ गया। ये क्या था, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। कितने मिनट में किया हमने, 20 मिनट्स में। समझ आ गया ना, ओके।